ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। विशाल राठौड़ ने जैसे ही अभय को सानिया से एंगेजमेंट करने के लिए कहा, अभय ये सुनकर भौचक्का रह गया। उसने इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अभय, मिस्टर राठौड़, ये क्या मजाक है? विशाल, मैं मजाक नहीं कर रहा अभय, आई एम सीरियस, सानिया के लिए भी यही सही रहेगा। अभय, ओ अब समझा, आपने बाहर जो देखा उसे आप भी सच मान बैठे हैं। आपकी गलतफहमी मैं दूर करत हूँ। मिस्टर राठौड़, मैं सानिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो सानिया ने उस लड़के राज के प्रपोजल से बचने के लिए झूठ बोल दिया था। विशाल, मैं जानता हूँ अभय, सानिया को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, पर अब जब सानिया मीडिया के सामने वो ये झूठ बोल ही चुकी है तो हमें इस झूठ का फायदा उठाना चाहिए। अभय सवाल भरी निगाहों से विशाल राठौड़ को देख रहा था। विशाल, अभय, ये एंगेजमेंट वाली बात केवल एक ड्रामा होगी। इससे तुम हर वक्त सानिया के पास रहकर उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। इससे न सानिया को तुम्हारे बॉडीगार्ड होने पर कोई शक होगा और ना ही बाकी लोगों को। अभय, पर मिस्टर राठौड़, सानिया को प्रोटेक्ट करने का काम तो मैं बॉडीगार्ड बनकर भी कर सकता हूँ। विशाल, अभय, सानिया मेरी इकलौती बेटी है। मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उस पर होने वाले अटैक की बात बताकर मैं उसे डराना नहीं चाहता, एंड वो इतनी स्मार्ट है कि बॉडीगार्ड देखकर सब समझ जाएगी। विशाल की बात सुनकर अभय अपने आप से बोला। अभय मन में बोला, सपनों की किस दुनिया में जी रहा है ये आदमी। इसकी बेटी अच्छे अच्छों को डरा सकती है, वो क्या किसी से डरेगी? ये मिशन के चक्कर में कहाँ बाप बेटी के ड्रामे में फंस गया मैं। अभय विशाल राठौड़ से बोला, मिस्टर राठौड़, आई एम सॉरी, पर मैं ये एंगेजमेंट का ड्रामा करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इस काम के लिए कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा तो आप किसी और चुन सकते हैं। अभय मुड़कर जाने लगा तो विशाल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अभय के कदम खुद रुक गए। विशाल, अभय, क्या तुम अपनी एक्स वाइफ रिया से बदला नहीं लेना चाहते? जिस तरह उसने और उसकी फैमिली ने तुम्हें बार बार बेइज्जत किया, क्या उसको करारा जवाब नहीं देना चाहोगे? देखो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, लेकिन तुम्हें पैसे के साथ पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सोच लो अभय। रिया और उसकी फैमिली ने अभय के साथ जो किया था, वो सोचते ही अभय को गुस्सा आने लगा, और एक पल भी गवाए बिना वो बोल पड़ा। अभय, डील मिस्टर राठौड़, आप एंगेजमेंट की तैयारी कीजिए। विशाल, एक मिनट अभय, इस एंगेजमेंट से पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। अभय, फेक एंगेजमेंट के लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राठौड़? विशाल, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें रहेगी। पहली शर्त ये कि इस एंगेजमेंट के दौरान तुम सानिया के कभी क्लोज नहीं आओगे। अभय मन में बोला, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उस मेंटल केस के क्लोज जाऊंगा। विशाल, और दूसरी शर्त ये कि तुम किसी और लड़की से रोमांटिक रिलेशन नहीं रखोगे। अभय, अभी अभी रिश्तों में चोट खाई है मैंने मिस्टर राठौड़, दिल का जख्म अभी भी ताज़ा है, किसी को इसे और चोट नहीं पहुंचाने दे सकता, इसलिए डोंट वरी, आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। पर आप सानिया को कैसे मनाएंगे? विशाल, वो तुम मुझ पर छोड़ दो अभय, बस उसे ये न पता लगे कि मैं तुम दोनों के रिलेशन का सच जानता हूँ। अब तुम जा सकते हो। अभय ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से निकलकर अपने ऑफिस लासन टेक पहुंच गया। आजकल जिंदगी रोज उसके साथ सरप्राइज खेल रही थी। वो ये सोचता हुआ जैसे ही ऑफिस में घुसा, वहां उसका दोस्त मनोज उसके पास दौड़ता हुआ आया। मनोज, तो यहाँ मेरी जॉब तेरी वजह से लगी है, क्योंकि तू इस कंपनी का ओनर है भाई। वैसे और कौन कौन से सीक्रेट छिपा रखे हैं तूने मुझसे? अभय ने उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और एकदम से बात पलटते हुए कहा, अभय, मनोज, चल कैंटीन में बैठकर बात करते हैं, बड़ी भूख लगी है। कैंटीन में कंपनी के ओनर को देख पूरा स्टाफ चौकन्ना हो गया और अभय की खातिरदारी में जुट गया। अभय के लिए ये सब नया था,
उसे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मनोज को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता देखने सभी को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा। मनोज छेड़ते हुए बोला, अब क्या आपकी ये जी हुजूरी मुझे भी करनी होगी बॉस? अभय, साले, ज्यादा नाटक मत कर, मुसीबत के वक्त एक तू ही तो अच्छा दोस्त था मेरा। मनोज, ऐसा? तो अब जल्दी से ये कंपनी का मालिक होने का राज खोल दे। अभय, मेरी मेमोरी वापस आ गई है मनोज, मैं 3 साल पहले कौन था, क्या था, ये सब मुझे पता चल गया। मैं असल में एक अमीर बिजनेस फैमिली से हूँ। जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें काफ़ी पैसे थे, इसलिए प्रेरणा से बदला लेने के लिए इस कंपनी को खरीद लिया। मनोज, क्या बात कर रहा अभय, ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है। तेरी तो लाइफ ही बदल गई यार, और तूने मेरी लाइफ भी बदल दी। अभय और मनोज बातें ही कर रहे थे, तभी कैंटीन में प्रेरणा आई। ऑर्डर देते हुए जैसे ही उसकी नज़र अभय की नज़रों से टकराई तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, और वो उल्टे पांव वहां से लौट गई। मनोज, अब आई न ये जंगली बिल्ली कंट्रोल में, इसका तो तूने इलाज कर दिया अभय, पर अब आगे का क्या प्लान है? अभय, ये तो बस शुरुआत है मनोज, तू बस देखता जा आगे आगे जो भी होता है। अभय ने मिस्टर ओबरॉय फोन लगाया। अभय, मिस्टर ओबरॉय, हमारे एक गुड सप्लायर हैं, महेश अग्रवाल, उनके साथ डील कैंसिल कर दीजिए। कॉल कट करके अभय फिर से मनोज से बातें करने लगा। मनोज अभय के इस नए रूप को देखकर दिल से खुश था। पैसा भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आ पाया। किसी ने सच कहा है कि सच्चा दोस्त वही तो होता है जो न दुख में बदले और न सुख में। जहां एक तरफ अभय अपने बदले की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाल राठौड़ ने सानिया को अभय से एंगेजमेंट की न्यूज़ सुना दी, और उसे सुनकर सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन वो ये बात अब विशाल राठौड़ को नहीं बता सकती थी कि उसने सबके सामने झूठ बोला था। सानिया, अभय से एंगेजमेंट? लेकिन पापा हमें मिले अभी टाइम ही कितना हुआ है? विशाल, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था सानिया, जब मीडिया वालों के सामने तुमने अभय को अपना बॉयफ्रेंड बोला था। तुम्हें पता है ना कि हम अगर छींक भी दे तो भी न्यूज़ बन जाती हैं। फिर तुमने तो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया है। मेरी रेप्यूटेशन कोई मजाक नहीं है सानिया, और यह चीज़ मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तुम और अभय एंगेजमेंट करो और लोगों के मुंह बंद करो। सानिया, पापा अभय को बताया आपने? विशाल, हाँ, और वो इस एंगेजमेंट के लिए रेडी है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर तुम विशाल राठौड़ की बेटी हो। कोई भी आदमी लकी होगा हमारी फैमिली से रिश्ता जोड़ के। ये सुनकर सानिया हक्की बक्की रह गई कि अभय एंगेजमेंट के लिए मान गया है। वो अपने ही जाल में फंस गई थी। विशाल, 2 दिन में तुम दोनों की एंगेजमेंट है, अब जाओ और तैयारी करो। सानिया बाहर निकल आई, लेकिन वो बेहद गुस्से में थी। सानिया, यानी ये अभय गेम खेल रहा है मेरे साथ? माना मैं मना नहीं कर सकती थी, लेकिन ये तो मना कर सकता था पापा को। लेकिन नहीं, उसने मौके पर चौका मारा और हाँ कर दिया। व्हाट एन ऑपर्ट्यूनिस्ट। इस आदमी की लाइफ में कुछ तो झोल है, और मुझे टाइम रहते हुए वो जानना होगा। एक बार बात चल जाए न कि ये बिल्कुल फर्जी आदमी है तो पापा खुद ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे। सानिया ने कुछ सोचकर एक कॉल लगाया। सानिया, हेलो श्रीजीत, मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उसकी फ़ोटो और नाम भेज रही हूँ तुम्हारे फ़ोन पर। 2 दिन में सब पता करके बताओ उसके बारे में। सानिया ने कॉल कट किया और डिटेक्टिव को अभय की पिक्चर सेंड करते हुए खुद से बोली, तुमसे तो एंगेजमेंट हरगिज़ नहीं करूंगी अभय। सानिया के गुस्से से अनजान अभय रात को घर लौट ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर डिस्प्ले होता नंबर देख अभय रुक गया। कॉल उसकी एक्स वाइफ रिया का था। अभय के मन में डाउट हुआ कि आखिर उसे कॉल करने की क्यों नौबत आई, इसलिए उसने आधे मन से फ़ोन उठाया। अभय, बोलो, क्यों फ़ोन किया है रिया? रिया, अभय कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ घर आ जाओ। इतना कहकर रिया ने कॉल कट कर दिया। अभय सोचने लगा कि आखिर रिया ने उसे इस वक्त क्यों बुलाया होगा। अपने दिमाग की उलझन को शांत करने वो उसके घर जा पहुंचा।
उसने डोरबेल बजाई तो रेणुका सिंघनिया ने दरवाज़ा खोला और अभय को देखकर मुस्कुराई। रेणुका, तुम आ गए अभय बेटा, अंदर आओ, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रेणुका ने आज पहली बार अभय से ठीक से बात की थी। ये देखकर अभय हैरान रह गया और सोचने लगा, या तो मैं होश में नहीं हूँ या फिर ये होश में नहीं है। अभय जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां रिया की फैमिली के काफी लोग जमा थे। अभय, रिया, तुमने क्यों बुलाया है यहाँ? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। रिया कुछ बोलती उससे पहले उसके मामा खड़े हुए और अभय को चेयर पर बैठाने लगे। महेश अग्रवाल, अरे अभय, इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो तो सही, आराम से बात करते हैं। अभय, ओह, तो आप भी आए हैं यहाँ? आज से पहले तो आपने इतना प्यार से कभी बात नहीं की, अब ऐसा क्या हो गया कि पूरे खानदान को मुझ पर प्यार उमड़ आया? महेश अग्रवाल, अरे अभय, तुम अब तक पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठे हो। हम तो कब का सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। देखो, जो होना था वो तो हो चुका, क्यों ना अब शांति से काम करे? बाकी सभी लोग चुप बैठकर ये सब देख रहे थे। प्रेरणा तो अपना सिर ही ऊंचा नहीं उठा रही थी और रिया वो तो अपने फोन में बिजी थी। इससे अभय को ये तो समझ आ गया कि रिया बस अभय को वहां बुलाने का जरिया थी, असली वजह तो कुछ और थी। लेकिन अभय वहां रुकना नहीं चाहता था। वो बाहर निकलते हुए बोला, अभय, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। तभी रेणुका बोल पड़ी, अभय, अब जब तुम प्रेरणा की कंपनी के मालिक बन गए हो तो सबसे दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? उस मनोज को प्रेरणा का बॉस बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? और मेरे भाई महेश की डील भी तुमने कैंसिल कर दी। अब क्या डाइवोर्स का बदला पूरे खानदान से लोगे? अभय, ओह, तो अब आई ना असली बात सामने। आप लोगों ने सही पहचाना कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ, लेकिन ये डाइवोर्स का बदला नहीं है। आप सबने मुझ बेइज्जत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो बस उसकी छोटी सी कीमत चुका रहे हैं आप लोग। अभी तो आगे आगे देखिए कि क्या क्या धमाके करता हूँ। आप सब लोग इसी लायक हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे तन गए। रेणुका अपने असली अवतार में आ गई। रेणुका, तुम्हें क्या लगता है अभय, तुम्हारे पास पैसे आ गए तो हम तुम्हें पलकों पर बिठा लेंगे? जाने किसे लूटा है तुमने इन पैसों के लिए। इतना इतराओ मत। मेरा दामाद सूर्या हमारी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। वो हीरा है, हीरा। अभय, आपका हीरे जैसा दामाद कब आपकी बेटी को यूज करके छोड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्स सासुमा, और आप लोगों की भी बस इतनी ही तो इज्जत है कि जब ये देखा कि मुझे मक्खन लगाने में फ़ायदा तो मेरी चापलूसी करने लगे। आप लोगों ने बहुत परेशान कर लिया मुझे। अब मेरी बारी है। सब के सब संभल कर रहना, प्रेरणा स्पेशली तुम। ये सुनकर रिया को गुस्सा आ गया और वो अभय पर हाथ उठाते हुए बोली, रिया, यू इडियट, समझते क्या हो तुम अपने आप को? सूर्या के बारे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? खुद तो किसी लायक हो नहीं, इसलिए सूर्या से जलते हो। पहले अपने काला में झांक कर देखो, अमीर लड़कियों की जी हुजूरी करने लगे हो, ब्लडी गोल्ड डिगर। अभय के टॉलरेंस की हद हो गई थी। उसने रिया का हाथ बीच हवा में ही पकड़ लिया। अभय, वैसे तो तुम औरत के नाम पर धब्बा हो रिया, लेकिन फिर भी इज्जत के तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। और आप सभी की नॉलेज की बता दूं कि 2 दिन बाद विशाल राठौड़ की बेटी सानिया राठौड़ से मेरी एंगेजमेंट है। तो मैं किस लायक हूं और किस लायक नहीं, ये तो आप सबको समझ आ ही गया होगा। ये कहकर अभय वहां से निकल आया था, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान शॉक रह गया था। क्या सच में अभय से रिश्ता तोड़कर उन लोगों ने गलती कर दी थी? वो सब टेंशन में आ गए थे और अभय तो आज कई दिनों बाद बहुत हल्का महसूस कर रहा था। वो घर पहुंचा और एंगेजमेंट वाली न्यूज़ उसने खुशी और मिहिका को भी सुनाए। तो खुशी ने अभय को छेड़ते हुए कहा, माना एंगेजमेंट फेक है, लेकिन मिशन के नाम पर असली पार्टी तो कर ही सकते हैं, क्यों ना हम लोग डिनर पर चले? अभय इतना खुश था कि उसने इस प्लान के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन मिहिका के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। मिहिका, मुझे कुछ काम है, तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये बोलकर मिहिका अपने रूम में जा चुकी थी। अभय मिहिका के इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था, पर खुशी का दिल रखने के लिए उसे लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में चला गया।
वहां किसी ने उन दोनों को साथ देखा और उनकी फोटो लेकर सानिया को सेंड कर दी और साथ में एक मैसेज भेजा, अगर अभय के बारे में सब जानना है तो कल सुबह 10 बजे होटल ताज आकर मिलो। सानिया अगले दिन मैसेज भेजने वाले शख्स से मिलने होटल ताज पहुंची तो देखा वो एक लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रिया, हाय सानिया, मैं रिया हूँ, अभय की एक्स वाइफ। सानिया ने चौंक कर कहा, वाइफ? अभय मैरिड था। रिया, तुम्हें नहीं पता सानिया? ओह, तो उसने तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं पहले ही समझ गई थी कि उसने जैसे मुझे धोखा दिया वैसे ही तुम्हें भी धोखा दे रहा है। ये देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फोटो और ये हमारे डिवोर्स पेपर्स। रिया ने सभी पेपर्स और फोटोज सानिया के सामने रख दिए। सानिया के हाथ तो जैसे जैकपॉट लग गया था। उसे ऐसा ही कुछ तो चाहिए था जिससे वो ये एंगेजमेंट तोड़ पाए, लेकिन रिया के सामने वो सीरियस फेस बनाकर ही बैठी रही जैसे उसे अभय के बारे में सुनकर झटका लगा हो। रिया, सानिया, तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं पता तो फिर ये भी नहीं पता होगा कि कल रात अभय उस फोटो वाली लड़की के साथ डिनर पर गया था जो मैंने कल तुम्हें भेजी थी। बड़ा ही रोमांटिक सीन लग रहा था, पर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, बेचारी। सानिया गुस्से में बोली, तुम मेरी चिंता करना छोड़ो रिया और ये बताओ फोटो वाली लड़की कौन है और कहाँ मिलेगी? रिया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो अभय की कोई बहन या रिश्तेदार तो नहीं हो सकती। पिछले 3 साल में मैंने उसके बारे में अभय के मुंह से कभी नहीं सुना और ना उसे कभी देखा। अभय की यहाँ वहाँ मुंह मारने की आदत है तो बना ली होगी कोई नई गर्लफ्रेंड, मैंने उसे इसीलिए डिवोर्स दिया। पर तुम क्या अब भी ऐसे लड़के से एंगेजमेंट करोगी? सानिया, मैं क्या करूंगी ये तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले ये बताओ रिया, तुमने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी? सच बताओ तो तुम भी मुझे कोई दूध की धुली नहीं लग रही, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुमने जो बताया वो सब सच होना चाहिए। रिया इनोसेंटली बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसे और लड़कियां भी अभय के जाल में फंसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस इतना करना कि जैसे अभय को पूरी मीडिया के सामने अपना बॉयफ्रेंड बोला था वैसे ही अभय की सच्चाई भी पूरी मीडिया के सामने बताकर ही एंगेजमेंट तोड़ना। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। सानिया ने सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज के पिक लिए और उठकर जाने लगी। रिया, सानिया, अभय को पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। वो ऑलरेडी मुझे और मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है। रिया मन ही मन खुश हो रही थी। सानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर आकर अपने पापा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चली गई। सानिया उन्हें सब बताने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया। सानिया मन में सोचने लगी, अगर मैंने पापा को खुद ये सब बताया तो वो मुझसे सोस के बारे में पूछेंगे, और मैंने तो रिया से प्रॉमिस किया है कि उसका नाम नहीं आने दूंगी। एक काम करती हूँ, एक फेक ईमेल इड बनाकर पापा को मेल कर देती हूँ। अभय की गर्लफ्रेंड है, ये जानकर वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल ही देंगे। और सानिया ने ऐसा ही किया। उसने मेल भेजा और विशाल राठौड़ के उसे पढ़कर रिएक्ट करने का वेट करने लगी। विशाल अपने लैपटॉप पर ही काम कर रहा था और अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी भौहें तन गई, यानी वो मेल पढ़ चुका था। उसने हाथों हाथ अभय को कॉल लगाया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। ये देखकर सानिया मन ही मन भांगड़ा करने लगी। वहां अभय, जो इस वक्त आराम से अपने जकूजी में हॉट वाटर बाथ ले रहा था, फोन रखकर बड़बड़ाया। अभय, ये बाप और बेटी ने अपना पर्सनल नौकर समझ लिया है, मुझे कभी भी बुला लेते हैं, अब चैन से नहाने भी नहीं दे रहे यार। कुछ ही देर में अभय विशाल राठौड़ के ऑफिस में पहुंच गया। सानिया ने उसे देखकर डेविल स्माइल दी। सानिया विशाल के अभय पर चिल्लाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन जो हुआ उसे देखकर सानिया हक्की बक्की रह गई। विशाल, अभय, एंगेजमेंट का कल शाम का मुहूर्त निकला है, बाकी सब तैयारी तो मैं करवा लूंगा, बस तुम और सानिया जाकर अपने लिए ड्रेसेस ले आओ। आजकल के बच्चों के फैशन की समझ मुझे थोड़ा कम है। सानिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पापा को अभय का सच जानकर भी उससे को प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर उन्होंने वो मेल पढ़ा ही नहीं। उसने देखा कि मेल पर रेड लिखा आ रहा था,
तभी विशाल बोला। विशाल, सानिया, तुम जाकर गेस्ट लिस्ट चेक कर लो, देखो कोई छूट ना जाए। हाँ, और सभी न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स वाले चाहिए मुझे, डोंट मिस देम। सानिया गुस्सा थी और डिसअपॉइंटेड भी, उसका प्लान फेल जो हो गया था, और उसे उसका कारण भी नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभय ने उसके पापा पर क्या जादू कर दिया है, पर वो किसी को बिना कुछ दिखाए बाहर चली गई। विशाल ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन अभय की तरह घुमा दी। विशाल, अभय, ये सब क्या है? अभय ने चौंक कर कहा, ये फोटोज आपको किसने भेजी मिस्टर राठौड़? विशाल, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि ये लड़की कौन है? क्या एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस भूल गए तुम? अभय, मिस्टर राठौड़, मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा वैल्यू देता हूं। ये खुशी है, मेरे साथ मेरे ग्रुप में कमा करती हैं। काफ़ी साल पहले मुझे एक मिशन के दौरान मिली थी, तब 12 साल की थी ये। उस मिशन में इसके पेरेंट्स मारे गए थे, इसलिए मैं ले आया इसे अपने साथ। ये मेरी छोटी बहन की तरह है। अब आप बताइए कि ये फ़ोटो आपको किसने भेजी? विशाल, एक मेल आया है, उसमें तुम्हारी शादी और डिवोर्स के भी प्रूफ्स हैं। ये सब इसलिए किया गया है ताकि मैं सानिया से तुम्हें दूर रखूं। कौन हो सकता ये? अभय ने मेल देखा और लैपटॉप चेक करके बोला। अभय, मेल भेजने वाले ने अपना आईपी एड्रेस भी हाइड कर रखा है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। देखिए, ये फोटोज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ली गई हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केवल 3 लोगों के पास हैं। एक मेरे पास, एक रिया के पास और एक रजिस्ट्रार ऑफिस में। मैं इन्हें लीक कर नहीं सकता, तो बचे रिया और रजिस्ट्रार ऑफिस में पता लगा लूंगा। जिसने भी किया है, उसको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सब होने के बाद सानिया अभय के पीछे लगाए डिटेक्टिव श्रीजीत से मिलने गई। श्रीजीत, सानिया मैम, अभय की शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी, और कल रात वो एक लड़की से मिला था, और ये हैं सारे प्रूफ्स। सानिया ने सभी डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर फेंक दिया। सानिया, ये बात तो मुझे तुमसे पहले पता है इडियट, पर ये सब कुछ काम नहीं आया। ऐसा लग रहा है तुम्हें काम पर रखकर गलती कर दी है। इसके अलावा कुछ और पता चला तुम्हें? श्रीजीत, मैम, अभय के बारे में केवल 3 साल के रिकॉर्ड्स हैं, और उनमें बस यही सब लिखा है। 3 साल के पहले का कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर उसकी इन्फॉर्मेशन छिपाकर रखी गई है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है मुझे। सनिया बेचैनी से श्रीजीत की ओर देखने लगी। श्रीजीत, मैं कल रात जब अभय का पीछा कर रहा था तब वो एक पीसीओ पर रुका था। उसने बस 5 मिनट तक फ़ोन कान पर लगाया और कुछ बोला नहीं, और फिर वहां से चला गया। मैंने पीसीओ वाले से पूछा तो वो बोला कि अभय अक्सर ऐसा करता है, हर 4-5 दिन वो एक नंबर पर कॉल करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। मैंने वो नंबर लेकर पता किया है कि वो राजस्थान के उदयपुर के किसी ऑर्फनेज का नंबर है। मुझे लगता है अभय का सच वहीं से पता चलेगा। मैं आज वहां जा रहा हूँ। सानिया, तुम नहीं, वहां मैं जाऊंगी, और वो भी अभय को साथ लेकर। इस आदमी का सच मैं जानकर रहूंगी। वो एड्रेस दो मुझे। सानिया ने वो एड्रेस लिया और अभय को कॉल लगाया। सानिया, अभय अभी 2 घंटे में एयरपोर्ट पर मिलो। अभय, एयरपोर्ट? क्यों? एंगेजमेंट छोड़कर भागने का इरादा है? सानिया, इरादा तो तुम्हें जान से मारने का है, लेकिन पापा की वजह से कंट्रोल कर रखा है। मुझे लहंगे की शॉपिंग करने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना। अभय, तुम पागल वागल तो नहीं हो? लहंगा खरीदने एयरपोर्ट जा रही हो? वहाँ चीज़ें 50 गुना रेट पर मिलती हैं। माना तुम बहुत पैसे वाली हो, पर ये फिजूल खर्ची। आई डोंट लाइक इट। सानिया, शट अप अभय। वो तो पापा ने बोला इसलिए तुमसे पूछना पड़ा। तुम नहीं आ रहे तो मत आओ, पर मैं तो जा रही हूँ। अभय ने सानिया की सिक्योरिटी के बारे में सोचा और बोला, ठीक है, आता हूँ। सानिया खुद से ही बोली, पता नहीं उस ऑर्फनेज से अभय का क्या कनेक्शन है। आज सब क्लियर हो ही जाएगा। 2 घंटे बाद दोनों एयरपोर्ट पर थे। सानिया ने प्लेन की तरफ इशारा किया। सानिया, मुझे एयरपोर्ट से नहीं, अपने फेवरेट स्टोर से शॉपिंग करनी है, और वो स्टोर यहाँ से दूर है, इसलिए हम फ्लाइट से जाएंगे। अभय,
तुम सारी लड़कियां ऐसी पागल होती हो क्या? इस शहर के कपड़ों से क्या दिक्कत है? यहाँ से ले लो। पर नहीं, बस फैशन के नाम पर टाइम वेस्ट करना है। 2 घंटे के लिए कपड़े पहनने हैं पर उसके लिए 200 घंटे तैयारी करती हो। सानिया, तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है, उससे यही उम्मीद थी मुझे। अब एंगेजमेंट में हम दोनों में से कोई एक तो अच्छा लगना चाहिए ना। अभय, हाँ तो मैं नेचुरली अच्छा हूँ। तुम अच्छी दिखने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों मार रही हो? जाओ आराम करो, वरना कल थकी थकी काले घेरों वाली भूत लगोगी। सानिया ने मुंह बनाया और प्लेन की तरफ चल दी, और झक मारकर उसके पीछे अभय। सानिया और अभय प्लेन में जा ही रहे थे कि तभी सीढ़ियां चढ़ते हुए सानिया का पैर मुड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। अभय ने उसे संभाला। अभय ने उसे पकड़ लिया। सानिया अभय की बाहों में थी। दोनों की नजरें मिली तो हट ही नहीं पाई। अभय ने सानिया को आज पहली बार इतने ध्यान से देखा था। वो वाकई बहुत सुंदर थी। गहरे भूरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें। अभय ने इससे सुंदर आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। तभी एक आदमी की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज में, आप दोनों प्लेन के अंदर जाकर रोमांस करिएगा। वी आर वेटिंग इन द क्यू। उस आदमी की आवाज सुनकर अभय और सानिया होश में आए। सानिया ने खुद को छुड़ाया और बड़बड़ाते हुए प्लेन के अंदर चली गई। सानिया खुद से ही बोली, ही इज़ वेरी क्लेवर। पापा के बाद अब मुझे फंसाने में लगा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी अभय। एक एयरपोर्ट स्टाफ ने सानिया को पहचान लिया और चुपके से दोनों की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अभय और सानिया निकल चुके थे और वहां उनकी फोटो वायरल हो गई थी। जब रिया और सूर्या ने ये फोटो देखी तो दोनों जल भुनकर राख हो गए। सूर्या, आई एम श्योर रिया, जब अभय तुम्हारे साथ था तब उसने कभी तुम्हारे साथ ऐसा रोमांटिकली बिहेव नहीं किया होगा, जबकि तुम तो बहुत कुछ डिजर्व करती हो। तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा होगा ना? रिया चिढ़कर बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा सूर्या? मुझे उस अभय से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं ये सब डिजर्व करती हूं तो तुम मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं? केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। रिया की फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ देख रही थी। उसे सच में इस वक्त अभय और सानिया के साथ से बहुत जेलस फील हो रहा था। वो मन में सोचने लगी, रिया, ये सानिया को उन फोटोज और शादी की बात से कोई फर्क कैसे नहीं पड़ा? कोई बात नहीं, पर अभय को चैन से तो नहीं जीने दूंगी मैं। वहां लैंडिंग के वक्त जब फ्लाइट में पायलट ने जगह का नाम अनाउंस किया तो अभय जरा अनकंफर्टेबल हो गया। अभय, सानिया, हम लोग उदयपुर आए हैं। सानिया, हाँ, यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत अच्छी मिलती हैं। चलो अब मैं तुम्हें अपने फेवरेट स्टोर पर लेकर चलती हूँ। उसे देखकर तुम्हारे होश ना उड़ जाए तो कहना। अभय ने पानी की एक घूंट गले से निली और चुपचाप सानिया के पीछे जाने लगा। बाहर जाकर वो एक कार में बैठे और उनकी कार वहां से निकल पड़ी, उदयपुर की गलियों से होती हुई। जैसे जैसे वो कार आगे बढ़ रही थी, अभय की आंखें हर जगह ऐसे देख रही थी जैसे उसका उन गलियों से कोई पुराना रिश्ता हो। सानिया बार बार अभय की तरफ देखती और मन ही मन खुश हो रही थी। और आखिरकार वो कार एक जगह पर जाकर रुकी, और सानिया कार से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसी आंखें फटी की फटी रह गई। सानिया, कपड़ों का शोरूम, पर यहाँ तो ORP। सानिया बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। सामने वाकई एक कपड़ों का शोरूम था। अभय, सानिया, तुम इस शोरूम से कपड़े लेने के लिए इतना पैसा लगाकर यहाँ आई हो? तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया यार? मैं यहाँ से कुछ नहीं लेने वाला। सानिया ने साइड में जाकर श्रीजीत को कई बार फोन लगाया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। सानिया को मजबूरन उस शोरूम में जाकर ड्रेस करनी पड़ी। वहां सानिया बेमन से ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और अभय उसी देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय अपने आप से बोला, अभय को अपनी स्मार्टनेस दिखा रही थी, तुम सानिया, तुम मुझे जानती नहीं हो और ना ही कभी जान पाओगी। उस 2 कौड़ी के डिटेक्टिव श्रीजीत को भेजा था तुमने मेरे पीछे। उसको तो 4 चांटे लगाए और सब उगल दिया उसने। मेरे सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते, वो क्या टिकता? उसको बोलकर तुमसे ये सारा झूठ बुलवाया। कितना ही कोशिश कर लो, वो अब तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगा। लेकिन तुम खरीदो छगनलाल एंड मगनलाल का लहंगा।
सानिया ने अभय के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहीं से एक ड्रेस ली और दोनों एयरपोर्ट पर लौट आए। दोनों सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा ही रहे थे तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, दीपक। सानिया। सानिया पीछे मुड़ी तो देखा कि वहां उसके पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज का सीनियर दीपक खड़ा था। सानिया हिचकिचाते हुए बोला, दीपक तुम यहाँ कैसे? दीपक, मीटिंग के लिए आया था। मैंने 2 दिन पहले सुना था तुम भी शादी करने वाली हो। ये जो तुम्हारे साथ जेंटलमैन है वही है क्या तुम्हारी फियांसे? सानिया किसी को अभय से मिलवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अभय को आवाज लगाती उससे पहले अभय खुद पलट गया। सानिया अभय को सभी से इंट्रोड्यूस करवा ही रही थी तभी दीपक बोल पड़ा, दीपक, अभय तुम जेल से कब छूटे? दीपक ने जब जेल का जिक्र किया तो सानिया हैरान रह गई। अभय खुद दीपक को वहां देखकर चौंक गया था और तभी एक लड़की वहां आई। दीपक उसका साथ पकड़कर अभय से बोला, अभय, कामिनी तो याद होगी तुम्हें, हम दोनों शादी करने वाले हैं। सानिया कामिनी को भी पहले से जानती थी। दीपक की तरह ही वो भी कॉलेज में उसकी सीनियर थी, लेकिन अभय उन दोनों को कैसे जानता है और वो दोनों अभय को कैसे जानते हैं, इस बात से सानिया हैरान थी। सानिया, दीपक तुम जानते हो अभय को? दीपक, हाँ सानिया, अभय, मैं और कामिनी एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। इनफैक्ट हम एक ही क्लास में थे। एक्चुअली मुझे तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि अभय मेरा दोस्त था। सानिया सवाल भरी नज़रों से दीपक की ओर देख रही थी और अभय तो जैसे खुद अपने पास्ट में चला गया था। दीपक जो कह रहा था वो सच ही तो था। कॉलेज में वो तीनों एक ही साथ पढ़ते थे और अभय कामिनी को पसंद करता था। वो थी ही इतनी सुंदर कि कॉलेज में हर लड़के का क्रश थी, फिर वो चाहे कोई सीनियर हो या कोई जूनियर। और दीपक और अभय तो जिगरी यार थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। दीपक, तुम इससे शादी करना चाहती हो इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। सानिया, कॉलेज में अभय ने हमारी क्लास के एक बेचारे लड़के को बड़ी ही बेरहमी से जान से मार दिया था। इसके पापा शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक थे, इसलिए शायद इसे लगा कि ये किसी का मर्डर करके भी बच जाएगा लेकिन नहीं, ये पकड़ा ही गया और इसे जेल भेज दिया गया। इस बात को 9 साल बीत गए हैं, तब से मैं इसे आज देख रहा हूँ। सानिया को अब अभय के पैसे वाले होने का रीज़न तो समझ आ गया था, लेकिन अभय मर्डरर हैं ये बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। एक खूनी से उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। सानिया को अब समझ आया कि क्यों अभय के रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे। जरूर ये काम रिश्वत देकर करवाया गया होगा ताकि किसी को अभय का पास्ट न पता चल सके। और अभय भी कुछ बोल नहीं रहा था, इसका मतलब सब सच था। सानिया बस जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। सानिया, एक्सक्यूज मी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। सानिया अभय से बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। अभय ने भी उसके पीछे जाने कोशिश नहीं की। कामिनी बिना कुछ बोले चुपचाप अभय को देख रही थी। दीपक, कामिनी, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। वो दोनों भी जा चुके थे, अब वहां केवल अभय था। अभय, मुझे इस एंगेजमेंट की कोई परवाह नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि इतने सालों तक जो सबसे छिपा कर रखा वो सबके सामने आए। सानिया ने अगर मिस्टर राठौड़ को सब बताया तो वो सारी पुरानी बातें बाहर निकाल लेंगे। आई हैव टू स्टॉप सानिया। अभय ने टाइम देखा, फ्लाइट को उड़ने में अभी भी 10 मिनट बचे थे। अभय ने जल्दी से सिक्योरिटी चेक करवाया और रनवे की तरफ भागा। वो इतना तेज भाग रहा था कि हर कोई उसे ही देख रहा था। एस्केलेटर से फिसलकर अभय ऊपर से नीचे पहुंचा तो ऐसे लगा जैसे किसी पिक्चर में एक्शन सीन चल रहा हो, लेकिन फाइनल गेट पर अभय को रोक लिया गया। उसे पीछे से लड़की की आवाज सुनाई दी, सर, बोर्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आई एम सॉरी बट यू कांट बोर्ड द फ्लाई। अभय ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन सब बेकार था और फिर अभय ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया। अभय, मैम, फ्लाइट में मेरी फियांसे हैं, सानिया राठौड़। आप लिस्ट चेक कर लीजिए। उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, मेरे बिना वो अकेले जाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो डिलूजनल भी हैं। अगर आप उससे ये पूछेंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगी।
प्लीज लेट मी गो। लड़की ने कहा, ओक सर, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। अभय ये सोचकर खुश हो गया कि आज फिर उसका पैंतरा काम कर गया, लेकिन ये क्या? उसने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। सामने से बेहद गुस्से में सानिया आ रही थी। लड़की बोली, लीजिए सर, हम माम को ले आए हैं। आपने सच कहा था, ये डिलूजनल हैं। मान ही नहीं रही थी कि इन्हें कोई बीमारी है। अब आप नेक्स्ट फ्लाइट में इनके साथ चले जाइएगा, 1 घंटे बाद ही। हैव अ सेफ फ्लाइट सर। सानिया ने अभय को घूरा और गुस्से में वहां से निकल गई। अभय उसके पीछे आते हुए चिल्लाया, अभय, सानिया सॉरी, ये लोग भी ना इडियट हैं। मैंने तो ये सब इसलिए बोला था कि ये मुझे फ्लाइट में बैठने दे, पर इन्होंने तो तुम्हें ही उतार दिया। कितना अजीब रूल है। बोर्डिंग बंद होने के बाद किसी को अंदर जाने के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकते, लेकिन बाहर आने के लिए खोल सकते हैं। सानिया, अभय शट योर माउथ। तुम कितने बड़े झूठे हो ये तो मुझे आज बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग, तुम्हें मेरे बारे में वो सब बोलकर अच्छा नहीं लग रहा। तुमने किसी का मर्डर किया, उसके बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी चीज़ों से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। वेट, आई विल टेल एवरीथिंग टू पापा। ये कहकर सानिया विशाल राठौड़ को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अभय, सानिया, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मिस्टर राठौड़ का फ़ोन नहीं लगेगा, वो एक साइट पर गए हैं और वहाँ नेटवर्क नहीं रहता। सानिया ने चौंक कर कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अभय, उन्होंने खुद बताया था आज सुबह मुझे। सानिया, हद है, वो मेरे पापा हैं और तुम्हें बताकर गए हैं। मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? अगर मैं किसी मुसीबत में हुई तो? अभय, मेरे रहते तुम्हें मुसीबत कैसे हो सकती सानिया? सानिया हैरानी से अभय को देखने लगी। अभय को जब एहसास हुआ कि वो जल्दी जल्दी में ज़्यादा बोल गया है तो खुद ही बात संभालने लगा। अभय, मेरा मतलब है कि मेरे रहते तुम्हें कोई और मुसीबत कैसे हो सकती है? मैं खुद इतनी बड़ी मुसीबत हूँ, और मिस्टर राठौड़ को लगा होगा कि तुम मेरे साथ सेफ हो, इसलिए तुम्हें बताया नहीं होगा। वैसे भी अब हम एक होने वाले हैं तो अलग अलग को क्या बताना? सानिया, अभय, अपने दिमाग में कोई डाउट मत रखना, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। घर पहुंचकर पापा को सब बताती हूँ, रोक सको तो रोक लेना। अभय सोचने लगा, इसको मिस्टर राठौड़ से बात करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन सानिया से पहले उनके पास पहुंचकर उन्हें समझा तो सकता हूँ। वहीं सानिया के मन में भी यही बात थी, बहुत तेज है ये आदमी, अगर इसने मुझसे पहले पहुंचकर पापा को पटा लिया तो? नहीं, मुझे इससे पहले पापा के पास पहुंचना पड़ेगा। दोनों को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए पूरे रास्ते दोनों में होड़ मची रही, और फ्लाइट लैंड होने के बाद शुरू हुई असली रेस। दोनों एयरपोर्ट से अपनी अपनी कारों में निकल चुके थे और उसे दौड़ा रहे थे। कभी अभय आगे निकल जाता तो कभी सानिया। अचानक अभय ने कार की स्पीड बढ़ा दी और सानिया की कार के बिल्कुल साइड में कार चलाने लगा। उसने कार का विंडो ग्लास नीचे किया। अभय, यू कांट विन सानिया। और अभय ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाकर उसने राइट का इंडिकेटर दिया। सानिया, ये राइट क्यों जा रहा है? जरूर यहाँ से कोई शॉर्टकट होगा। डोंट वरी अभय, तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और सानिया ने भी अभय के राइट मोड़ते ही कार राइट मोड़ ली, पर उस वक्त रेड लाइट थी। अभय को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाकर सानिया ने कार स्पीड में निकाल ली। वो बेहद खुश थी कि अब वो ही पहले घर पहुंचेगी, लेकिन उसे सच्चाई बाद में पता चली। सानिया अभय के बहकाने से शहर की तंग गलियों में घुस गई थी, जहां काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, इसलिए थोड़ा आगे जाते ही सानिया ट्रैफिक में फंस गई। सानिया, अभय यू रास्कल, तो ये प्लान था तुम्हारा, डैम इट। लेकिन अभय का प्लान केवल सानिया को भटकाना ही नहीं था, बल्कि उसे बचाना भी था। दरअसल उसने कुछ देर पहले ही पीछे से तेज स्पीड में आती 2 बाइक्स को देखा था। उनका हुलिया देखकर अभय को समझ आ गया था कि ये उसी गैंग के लोग हैं जो उस रात सानिया पर अटैक करने आए थे। सानिया को उनसे बचाने के लिए अभय ने सानिया को अलग रास्ते भेज दिया। फिर अभय ने ट्रैफिक पुलिस तो चकमा दिया और उन बाइक वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने चला गया। यहाँ सड़क पर अभय और बाइकर्स के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था।
और वहां सानिया ट्रैफिक से बचने का तरीका ढूंढ रही थी। वो कार से उतरी और उसने पीछे बैठे ड्राइवर को देखा जिसकी सांसें अटकी हुई थी। सानिया, ड्राइवर ये कार घर तक तुम लेकर जाओ, और खबरदार पापा को कुछ बताया तो छोड़ूंगी नहीं। सानिया कार छोड़कर निकल चुकी थी और वहां अभय भी दोनों बाइकर्स को सबक सिखा चुका था। अब देखना ये था कि दोनों में से विशाल राठौड़ के पास पहले कौन पहुंचेगा। कुछ ही देर बाद विशाल राठौड़ के घर के सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से सानिया बाहर निकली और भागते हुए घर के अंदर गई। सानिया, अभय की कार नहीं है यहाँ। यस, इसका मतलब वो अभी तक पहुंचा ही नहीं। वो पहुंचे उससे पहले पापा से बात करनी होगी। पापा। सानिया अपने पापा को आवाज लगाती हुई उनके ऑफिस में चली गई, लेकिन अभय को वहां बैठा देखकर हक्की बक्की रह गई और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अभय ने उसे देखकर डेविल स्माइल दी। विशाल सख्त लहजे में बोला, विशाल, सानिया आर यू सीरियस कि तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी? सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि अभय ने विशाल से क्या कहा, पर उसने विशाल के सवाल पर हाँ में गर्दन हिला दी। विशाल, आर यू क्रेजी सानिया? इतनी सी बात पर भी कोई एंगेजमेंट तोड़ता है? पास्ट तो सबका होता है। आई एम श्योर तुमने भी कभी न कभी कुछ ऐसा किया होगा जिसे तुम सबसे छिपा रही होगी, तो फिर अभय क्यों नहीं छिपा सकता? और जो अभय ने किया वो मैंने भी किया है। अब क्या तुम मुझे भी अपना पापा मानने से मना कर दोगी? सानिया को समझ आ गया था कि अभय ने फिर से विशाल को कोई पट्टी पढ़ा दी। सानिया मन में ही बोली, अभी पापा पर अभय का जादू छाया हुआ है। जो कुछ भी बोलूंगी पापा नहीं मानेंगे। अब इसका एक ही रास्ता है। सानिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और अभय ने भी चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन बजा। अभय, बोलिए मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर ओबरॉय, सर आपको इसी वक्त ऑफिस आना होगा। यहाँ आपकी एक्स मदर इन लॉ ने पूरे ऑफिस को सिर पर उठा लिया है। अभय, ये औरत सुधरेगी नहीं। मिस्टर ओबरॉय, आप बस 10 मिनट और झेल लीजिए, मैं पहुंचता हूं। अभय ने फोन काटा और बुदबुदाया, अभय, इस औरत का नाम रेणुका नहीं रावण होना चाहिए था। पता नहीं अब क्या मुसीबत लेकर आई है। अभय को बुदबुदाता देख विशाल से रहा नहीं गया। विशाल, एनी प्रॉब्लम अभय? अभय, मेरी एक्स वाइफ की मां मिस्टर राठौड़ जीना दुश्वार किया है उस औरत ने मेरा। विशाल, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी? अभय, उसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है मिस्टर राठौड़, मैं मैनेज कर लूंगा। एक्चुअली आप एक हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करके सब बताता हूं। तब तक एक्स सासू मां से निपट लेता हूं। अभय बाहर निकलने लगा तो विशाल ने उसे फिर से आवाज लगाई। विशाल, अभय, एक बात और, अगर ये एंगेजमेंट फेक न होती तो आज वाली बात सुनकर मैं भी सानिया को तुमसे एंगेजमेंट नहीं करने देता। अगर तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स ऐसे ही आकर तुम्हें मिलती रहेगी तो मेरी बेटी का तो दिल ही टूट जाता। पर आगे से ध्यान रखना, बस कल एंगेजमेंट हो जाए तब तक केयरफुल रहो, क्योंकि काफी लोग नहीं चाहते कि ये एंगेजमेंट हो। अभय ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से निकल गया। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे दूर से एक कैबिन से रेणुका के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और कैबिन के बाहर कई एम्प्लॉइज इकट्ठा थे। अभय, अगर अगले 1 मिनट में ये जगह खाली नहीं हुई तो आज कई लोगों के टर्मिनेशन लेटर साइन होंगे। अभय की बात सुनते ही सार एम्प्लॉइज पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। अभय केबिन के अंदर गया और रेणुका उसे देखकर और भी चिल्लाने लगी। रेणुका, अरे इस आदमी ने जीना मुश्किल किया है हमारा। ना शादी से पहले मेरी बेटी को कभी चैन से जीने दिया और अब डिवोर्स के बाद हम सबसे बदला निकाल रहा है। अभय, ये फालतू का तमाशा बंद कीजिए। मिसेस सिंघानिया, यहाँ क्यों आई हैं आप? रेणुका, मेरी बेटी के हक का हिस्सा मांगने। अभय ने चौंक कर कहा, हिस्सा? कैसा हिस्सा? रेणुका, इस ऑफिस का। मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी थी, तो डाइवोर्स के हर्जाने के तौर पर तुम्हें इस कंपनी का आधा हिस्सा रिया को देना चाहिए। अभय, लगता है उम्र के साथ आपका दिमाग सठिया गया है मिसेस सिंघनिया। ये कंपनी मैंने डाइवोर्स के बाद खरीदी है, तो इसमें से कैसा हिस्सा?
और कितनी लालची हैं आप। आपकी बेटी पहले धोखे से मेरा घर हड़प लिया और अब आ गई हैं और पैसे मांगने। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? चलिए निकालिए यहाँ से। ये सुनकर रेणुका वही बिफर गई। रेणुका, मैं हिस्सा लेकर ही जाऊंगी, वरना भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। अभय गुस्से में बोला, लगता है आप ऐसे नहीं मानेगी। मिस्टर ओबरॉय, आप पुलिस को कॉल करिए। लगता है अब इनसे मेरा घर वापस लेने का टाइम आ ही गया है। मिसेस सिंघानिया, अगर आपको घर से बेघर न कर दिया तो मेरा नाम भी अभय नहीं। रेणुका अभय की धमकी और पुलिस का नाम सुनकर डर गई थी। वो बाहर निकलते हुए बोली, अभी तो जा रही हूँ, पर देखना विशाल राठौड़ की बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हरगिज नहीं होने दूंगी। रेणुका वहां से जा चुकी थी। तभी अभय ने जो बोला उससे उसके होश उड़ गए। अभय, मिसेस सिंघानिया, इतनी दूर से आपको खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक काम करिए, अपनी बेटी प्रेरणा को साथ लेकर जाइए। मिस्टर ओबरॉय, प्रेरणा का टर्मिनेशन लेटर और 1 महीने की सैलरी देकर उसे और उसकी मम्मी को रवाना कीजिए यहाँ से। कोई ज्यादा नाटक करे तो सिक्योरिटी को बुला लीजिएगा। रेणुका, सूर्या मेरी बेटी को काम दिलाएगा। अभय, तुम बस देखते रहो। रेणुका बाहर निकली और तो अभय ने विशाल राठौड़ को कॉल लगाया। अभय, मिस्टर राठौड़, आप हेल्प के लिए बोल रहे थे ना? प्लीज क्या आप शहर के बेस्ट लॉयर को मेरा केस लड़ने के लिए मना सकते हैं? विशाल, शो अभय, शहर का बेस्ट लॉयर अब तुम्हारा है। अभय ने कॉल कट किया और बोला, अभय, अब आएगा मजा। यहाँ अभय अपनी होने वाली जीत के बारे में सोचकर खुश हो रहा था और वहाँ सानिया अपनी फ्रेंड अंकिता से मिलने चली गई। अंकिता, सानिया, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सब ठीक है ना? सानिया, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने ये एंगेजमेंट रोकने की बहुत कोशिश कर ली अंकिता, पर कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए मैंने अब एक प्लान बनाया है जिसमें मुझे तेरी जरूरत है। इसके बाद तो पापा को एंगेजमेंट रोकनी ही पड़ेगी। CH-14 बाजी पलट गई। सानिया अंकिता के साथ मिलकर अपनी एंगेजमेंट रुकवाने का प्लान बना रही थी। उसने फोन में अंकिता को कुछ दिखाया। सानिया, ये देख। अंकिता, बहुत ढूंढने के बाद इंटरनेट पर ये एक आर्टिकल मिला है जिसमें SR कॉलेज के एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट का मर्डर करने के बारे में लिखा है। उस टाइम पर काफ़ी सेंसेशनल बात थी, लेकिन फिर इसे एकदम ही दबा दिया गया। हमें बस इसे ही यूज़ करना है। अंकिता, पर सानिया, इसमें किसी का नाम तो लिखा ही नहीं है। इससे ये कैसे प्रूव होगा कि ये अभय के बारे में है? सानिया बोली, होगा प्रूव, पहले पूरी बात तो सुन ले। ये आर्टिकल 3 मार्च 2014 का है और उसी साल 2 मार्च को SR कॉलेज ने उनके एक स्टूडेंट का कंडोलेंस मैसेज पेपर में दिया था। मैंने मेरे सीनियर दीपक के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी क्लास का ग्रुप फोटो निकाला है। इसमें अभय भी हैं और वो लड़का भी जिसका मर्डर हुआ था। बस तुझे ये सब जाकर वो तेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड है ना, उसे बताना है। इनवाइट लिस्ट में मैंने उसका नाम ऐड कर दिया है। तू उसे बोलना कि एंगेजमेंट होने के ठीक पहले वो प्रोजेक्टर पर ये फोटोज दिखा दे और फिर अभय से मर्डर के बारे में सवाल करें और मेरे पापा से पूछे कि वो एक मर्डर से अपनी बेटी की एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक मीडिया वाला कुछ बोलेगा तो बाकी खुद ब खुद सवाल करने लगेंगे। फिर पापा को मीडिया के प्रेशर में आकर एंगेजमेंट कैंसिल करनी ही पड़ेगी। अंकिता ने कहा, और फिर मेरे फ्रेंड का क्या? तेरे पापा उसका बैंड बजा देंगे? सानिया, पापा को अपनी इमेज की बहुत फिक्र है अंकिता। जर्नलिस्ट्स के साथ कुछ गलत करने का रिस्क नहीं लेंगे वो, इसलिए तू चिंता मत कर और बस जैसा बोला है वैसा कर दे। इस अभय के बच्चे को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ये जैसा भोला भाला दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ सानिया का प्लान बनकर तैयार था और वहाँ रिया के घर एक आदमी पहुंचा और रेणुका को एक कार्ड पकड़ाकर चला गया। रेणुका ने चौंक कर कहा, रिया, ये तो अभय और सानिया की एंगेजमेंट का इनविटेशन है, पर यह हमें किसने भिजवाया है? रिया बोली, जरूर उस अभय ने हमें चिढ़ाने के लिए भेजा होगा मम्मी, पर हम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा। मुझे सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी।
रेणुका, रिया ये इनविटेशन तुझे भले ही बेइज्जती लग रहा हो, मुझे तो जैकपॉट लग रहा है। रिया, जैकपॉट? लगता है आप पागल हो चुकी है मम्मी। रेणुका, रिया बात सुन मेरी, मैं कब से अभय की एंगेजमेंट रोकने का तरीका ढूंढ ही रही थी। अब तरीका खुद चलकर हमारे पास आ गया। वहां पूरा मीडिया इकट्ठा होगा, सबके सामने ऐसा तमाशा करूंगी कि अभय की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। उसने मुझे ऑफिस से बाहर फिकवाया था ना आज, और प्रेरणा को जॉब से निकालने का हर्जाना भी तो भुगतना होगा उसे। अब तू देख मैं उसका बैंड कैसे बजाती हूँ। ये सुनकर रिया और प्रेरणा की आंखों में भी चमक आ गई। वहां अभय घर लौटते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। अभय, कैसा टाइम आ गया मेरा, कभी मेरे पीछे लड़कियां पागल हुआ करती थी। उनके मुंह से अभय अभय सुन सुनकर थक जाता था मैं, और अब लड़कियों ने मेरी लाइफ की वोट लगा दी है। पहले रिया और अब ये सानिया। उसने किसी और के लिए मुझे धोखा दिया और इसे मुझसे एंगेजमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा दिया। इसको अपनी ब्यूटी का बहुत एटीट्यूड लगता है। मैं सिंपल बनकर रह रहा हूं तो मुझे ऐसा वैसा समझ रही हैं। कल पार्टी में दिखाता हूं कि मैं क्या चीज़ हूं। मुंह से वाव ना निकलवा दिया तो मैं भी अभय नहीं। अभय सोचता हुआ घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी एक कार अचानक से उसके आगे आकर रुक गई। कार का विंडो नीचे हुआ तो उसमें जतिन कपूर बैठा दिखाई दिया। अभी भी उस दिन की फाइट के निशान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। अभय अपने अंदाज में उसे छेड़ते हुए बोला, अभय, थैंक्स जतिन, पर मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे हाथ पैर सलामत है। जतिन, पर अब नहीं रहेंगे अभय। अभय, यार जतिन तू बड़ा मैचो निकला, इतना जल्दी उस दिन की मार भूल गया। तेरे हाथ का फ्रैक्चर भी नहीं खुला, अभी तो लड़ेगा कैसे? अभय ने ये बोला ही था कि तभी एक के बाद एक 5-6 गाड़ियां और कई बाइक्स वहां आकर रुक गई, और उनमें से करीब 50 लोगों ने अभय को चारों तरफ से घेर लिया। जतिन, उस दिन मैं तैयार नहीं था अभय, लेकिन आज पूरी तैयारी से आया हूं। आज तू नहीं बचेगा। अभय, नहीं यार, आज मैं नहीं लड़ सकता। जतिन, क्यों अभय, डर गया इतने लोग देखकर? अभय, डर, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वो क्या है ना, कल काफ़ी काम है मुझे, तो आज उसकी तैयारी करनी है। और पूरा मीडिया होगा कल, तो शक्ल थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। अगर फाइट में लुक गई तो फोटो खराब आएगी। इसलिए इस फाइट को हम एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। कल रात को यही मिलता हूँ, नहीं तो तू अपनी पसंद की जगह बता दे कोई। जतिन, बहुत स्मार्ट बनता है ना तू अभय, आज तुझे तेरी जगह दिखा ही देता हूँ। तुम लोग इसकी जान निकलने तक मारो इसे, मुझे आज के बाद ये जिंदा नहीं चाहिए। जतिन के ऐसा कहते ही उसके सारे आदमी अभय पर टूट पड़े। अभय ने जतिन को घूरा। अभय, तेरे इन आदमियों के बाद तेरा ही नंबर है जतिन, इसलिए तेरे ड्राइवर को बोलना कार ऑन ही रखे, वरना तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अभय को घेर कर खड़े जतिन के आदमी अभय को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार को। तभी उनमें से कुछ ने अभय पर एक साथ वार कर दिया। अभय जमीन पर रोल होते हुए सामने खड़ी एक साइकिल के पास गया और उसमें से चेन निकालकर सभी के हाथ आपस में बांध दिए। फिर से कुछ गुंडे आगे बढ़े तो अभय ने अपनी जैकेट उतारी और लगातार उनसे लड़ते हुए एक पत्थर जैकेट की स्लीव के आगे लपेट दिया और उसे अपना हथियार बनाकर सभी को बहुत मारा। तभी किसी का चाकू अभय के गर्दन को छूकर चला गया और थोड़ा सा कट होने की वजह से खून बहने लगा। अभय ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया और फिर उस आदमी को गुस्से में घूर कर बोला था ना, कल बहुत स्पेशल दिन है, चेहरे पर कोई निशान नहीं चाहिए। ये कहते ही अभय ने उस आदमी को हवा में उछाला और फिर उसके नीचे गिरते ही उसने अपनी कोहनी उसके पेट में घुसा दी। वो गुंडा दर्द से करहाया। अभय ने इसी तरह एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा दी और फिर उसने जतिन को घूर कर देखा। जतिन बहुत डर गया था। उसने ड्राइवर को कार भगाने को कहा। ड्राइवर भी बहुत डर चुका था, इसलिए कई बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं कर पाया। अभय ने जतिन की कॉलर पकड़ी। अभय, कहा था ना कार स्टार्ट रखना, अब भुगत।
अभय ने जतिन को खींचकर कार से बाहर निकाला और उसका सिर पकड़कर उसी की कार से भिड़ा दिया। धक्का इतना तेज था कि जतिन एक ही बार में ढेर हो गया। अभय ने अपने हाथ झटके और जमीन से अपना जैकेट उठाकर उसे पहन लिया। किसी भी फाइट को जीतने के लिए हमेशा गन या बाकी वेपन्स की जरूरत नहीं होती। ये अभय ने नाइट वॉचमैन में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा था, और साथ ही अभय का खुद का दिमाग भी बहुत तेज था। उसका सिक्स्थ सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे खतरे से बचा ही लेता था। फाइनली एंगेजमेंट का दिन आ ही गया और शाम की पार्टी शुरू हो गई। सानिया तैयार होकर पहुंची तो उसे देखकर विशाल बोला, "यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी सानिया बेटा, पर ये अभय कहाँ है? अब तक पहुंचा क्यों नहीं?" सानिया, पापा, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इतना आसान काम नहीं है। हो सकता है अभय ने अपना माइंड बदल दिया हो। विशाल, अभय ऐसे लोगों में से नहीं है सानिया। विशाल राठौड़ ने ये कहा ही था कि तभी एंगेजमेंट हॉल का दरवाज़ा खुला और उसमें से अभय अंदर आया, और उसे देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। अभय ऐसे अवतार में था जैसा उसे पिछले 3 साल में किसी ने नहीं देखा था। उसने ब्लैक कलर का एक एक्सपेंसिव 3 पीस सूट पहना था। किसी की नज़र उससे हट नहीं पा रही थी। वहां मौजूद लड़के उससे जल रहे थे तो लड़कियां सानिया की अच्छी किस्मत से सभी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। वहीं खड़ी लड़की बोली, "अभय ने जो सूट पहना है ये तो स्टुअर्ट ह्यूज ब्रांड का डायमंड एडिशन है, 6 करोड़ का। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए?" लड़के ने चिढ़कर कहा, "अरे इसका कोई पैसा नहीं है, सब विशाल राठौड़ का है। ससुर के पैसे पर मजे कर रहा है। मैंने सुना है वो लार्सन टेक कंपनी अभय को विशाल राठौड़ ने ही गिफ्ट की है ताकि अभय कुछ तो उनके स्टेटस तक पहुंचे।" दूसरे लड़के ने कहा, "सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है सानिया को अभय ने पैसों के लिए ही फंसाया होगा, पर पता नहीं सानिया जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की इस फटीचर से कैसे पट गई।" लड़की ने कहा, "वैसे देखने में तो आज अभय भी कम नहीं लग रहा। काश ऐसा गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड मुझे मिलता।" यहाँ लोग अभय के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे, और वहाँ अभय को देख सानिया भी कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठी थी। हमेशा सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला अभय ऐसा भी दिख सकता था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अभय उसके और विशाल राठौड़ के पास पहुंचा। विशाल राठौड़ अभय को देखकर मुस्कुराया। "विशाल, देखा सानिया, मैंने क्या कहा था?" सानिया एकटक अभय को देखे जा रही थी। विशाल राठौड़ ने सानिया को ऐसे देखा तो वो अभय के नज़दीक गए और उसे गले लगाकर उसके कान में बोला, "लुकिंग गुड अभय, पर याद रहे तुम्हारा काम सानिया को प्रोटेक्ट करना है, ना कि इम्प्रेस करना।" अभय ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो विशाल वहां से चला गया। "अभय, अपना मुंह बंद कर लो मिस राठौड़, हर तरफ मीडिया वाले हैं यहाँ, कल न्यूज़पेपर में खुले मुंह की फोटो आएगी।" अभय की बात सुनकर सानिया होश में आई। "सानिया, शट अप। महंगे कपड़े पहनकर खुद को ज्यादा 30 मार्खा मत समझने लगो। ये सूट जरूर तुमने अपने पापा के पैसों से खरीदा होगा।" अभय, राइट, उन्हीं का पैसा है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। पहले अपने पापा का पैसा उड़ाया, अब तुम्हारे पापा का उड़ाऊंगा। सानिया ने अभय को गुस्से में देखा और मन में सोचने लगी, "सानिया, जितना उड़ना है उड़ ले बच्चू, कुछ देर में तुम्हारे पंख भी काट दूंगी और ये एटीट्यूड भी।" तभी सानिया के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन जिसे ढूंढ रही थी उसके ना मिलने पर कई बार फ़ोन लगाया। हर बार नॉट रीचेबल का मैसेज सुनकर सानिया ने एक बार फिर से इधर उधर देखा और फिर सीधे फोटोग्राफर के पास जाकर उसे कुछ कहा। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ था जो सानिया इतना परेशान हो उठी थी। वहां रेणुका और उसकी दोनों बेटियां तैयार होकर घर से निकली ही थी कि तभी उनके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर बाहर निकल कर आया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। ये तो वही था जो कल इनविटेशन देकर गया था। तभी एक लड़के ने कहा, "मैम, मुझे आप तीनों को पिक करने के लिए भेजा गया है, प्लीज़ बैठिए।" प्रेरणा, "मम्मी, ये अभय हम पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा है?" रेणुका, "प्रेरणा, शायद कल जो मैंने उसे धमकी दी उससे डर गया लगता है। जानता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ।
इसलिए ये उसके माफ़ी मांगने का तरीका भी तो हो सकता है। पर तू चिंता मत कर, मैं इतना आसानी से माफ़ नहीं करती, सबक तो उसे सिखा कर रहूंगी। अब इससे पहले कि वहाँ एंगेजमेंट हो जाए, जल्दी से बैठो दोनों। तीनों कार में बैठे और ड्राइवर कार में उन्हें लेकर वहां से निकल गया। एंगेजमेंट का मुहूर्त होने वाला था। अभय की तरफ से वहां केवल मनोज था, जिसे इस एंगेजमेंट का सच नहीं पता था। इसलिए वो काफी खुश था, क्योंकि फाइनली अभय के साथ कुछ अच्छा हो रहा था। और इस बात से हर कोई बेखबर था कि कुछ ही देर में रंग में भंग पड़ने वाला है। विशाल राठौर स्टेज पर आया। विशाल, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। आज का दिन मेरी बेटी सानिया और मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी बेटी को उसका प्यार मिलने वाला है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम टू आवर फैमिली अभय। दोनों स्टेज पर आओ और एक दूसरे को रिंग्स पहनाओ। दोनों स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तभी हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ फोटोज फ्लैश होने लगी। ये अभय की अभी पार्टी में ली गई फोटोज थी। सानिया ने हाथ में माइक लिया। सानिया, अभय, लोगों की तुम्हारे बारे में कई तरह की राय हो सकती है, लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि एक रिच बिजनेस फैमिली से होने के बाद भी तुमने बहुत सिंपल लाइफ जीना चूज किया। कोई शो ऑफ नहीं। इसलिए तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि हमेशा ग्राउंडेड रहने के लिए तुम मुझे इंस्पायर करते हो। इसलिए आई एम हैप्पी कि तुम मेरी लाइफ में आए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन अभय हैरान रह गया। उसने सानिया से उम्मीद कभी नहीं की थी। हमेशा उसके पीछे पड़े रहने वाली उसकी तारीफ कर रही थी। और अभय से भी ज्यादा हैरान थे अंकिता और उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड। अब सबके सामने अभय या विशाल राठौर से सवाल पूछने का कोई स्कोप ही नहीं बचा था। अभय और सानिया ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई। सानिया मुड़ी और मीडिया और फोटोग्राफर्स को पोज देने लगी। अभय उसे देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सानिया वाकई में अभय को पसंद करने लगी हैं या ये उसकी कोई चाल है। दोनों लोगों से मिलने लगे। तभी अंकिता सानिया के पास आई। अंकिता, ये सब क्या है सानिया? स्लाइड किसने चेंज की और ये प्यार भरी स्पीच? सानिया, मैंने सब किया। तुझे कॉल करने की बहुत कोशिश की मैंने, पर तुम दोनों का फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। एंड मोमेंट पर कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों? इसलिए मैंने प्रोजेक्टर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। अंकिता, पर क्यों सानिया? सानिया, अकेले में बाद में बताती हूँ सब। अभी पापा के गेस्ट से मिलना है। सानिया तो चली गई थी, लेकिन अंकिता को कंफ्यूज कर गई थी। विशाल राठौर अभय के पास आया। विशाल, अभय, अब पार्टी खत्म होने ही वाली है। आई थिंक अब तुम्हारी एक्स वाइफ और उसकी फैमिली को घर छुड़वा देना चाहिए। अभय, डोंट वरी मिस्टर राठौड़, मैंने अपने आदमी को ठीक से समझा दिया है उसे कब क्या करना है। शहर के एक दूसरे कोने में एक खाली पड़े घर में रेणुका, रिया और प्रेरणा तीनों को बंदूक की नोक पर चुप बैठाया हुआ था। डर के मारे तीनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी कार का ड्राइवर अंदर आया। ड्राइवर, चलो तुम तीनों, घर जाने का टाइम हो गया है। तीनों को कार में बैठाकर घर के बाहर उतार दिया गया। तीनों को समझ आने लगा था कि अभय से पंगा लेना वाकई उन पर भारी पड़ रहा था। पार्टी से सानिया को घर पर ड्रॉप करते हुए अभय के मन में कई सवाल थे, लेकिन सानिया से वो बस यही पूछ पाया। अभय, तुम ये सब क्यों कर रही हो सानिया? अभय ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो सानिया? ये प्यार का नाटक। आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? सानिया बोली, प्लान ये है कि 6 करोड़ का सूट पहनने वाले लड़के की सारी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे। अभय ने चिढ़ते हुए कहा, शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी को किसी और की प्रॉपर्टी चाहिए? पागल नहीं हूं मैं। अगर नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूंगा। अभय को चिढ़ता देख सानिया मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, तुमसे कोई मिलना चाहता है, कल शाम को 5 बजे मेरे साथ होटल ओबरॉय चलना। अभय, कौन मिलना चाहता है? सानिया, वहां पहुंचोगे तो खुद पता चल जाएगा। चलो बाय, गुड नाइट। अभय, वो मैं यहाँ। अभय बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। सानिया, क्या? अब क्या यही रुकने का इरादा है तुम्हारा? दरअसल बात यही थी।
विशाल राठौड़ ने एंगेजमेंट इसीलिए करवाई थी ताकि अभय 24 घंटे सानिया के आसपास रह सके। अभय सोचने लगा, ये तो मुझे जाने के लिए बोल रही है। मिस्टर राठौड़ ने इसे मेरे यही रुकने के बारे में नहीं बताया क्या? अगर मैं बोलूँगा तो इसे ऐसा लगेगा कि एंगेजमेंट होते ही फ़ायदा उठा रहा हूँ। वैसे भी यह लड़की कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे गलत समझने का। एक काम करता हूँ, मिस्टर राठौड़ को फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ। अभय विशाल राठौड़ को फ़ोन लगाने ही वाला था कि तभी खुद विशाल का फ़ोन आने लगा। अभय ने कॉल उठाया। अभय, मैं आपको ही फ़ोन कर रहा था। विशाल, अभय तुम घर जा सकते हो। अभय कंफ्यूज्ड होकर बोला, पर आपने तो कहा था। विशाल, हाँ पहले कहा था, पर अब मैंने सानिया की सिक्योरिटी के लिए घर पर 10 गार्ड लगा दिए हैं, वो यहाँ संभाल लेंगे, तुम घर के बाहर सब संभलना, गुड नाइट। ये कहकर विशाल राठौड़ ने कॉल कट कर दिया। अभय थोड़ा हैरान था कि विशाल ने अचानक से अपना फैसला कैसे बदल दिया। जैसा बाप वैसी बेटी। अभय सानिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। दरअसल विशाल राठौड़ ने आज शाम की पार्टी में जब सानिया को अभय की तारीफ करते सुना तो उसे लगने लगा कि कहीं सानिया वाकई अभय में इंटरेस्ट तो नहीं लेने लगी थी। इसलिए उसने दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाए रखने का फैसला लिया, और अभी भी वो सीसीटीवी में उन दोनों को ही देख रहे थे। अभय के जाते ही सानिया ने किसी को फ़ोन लगाया। सानिया, जितना जल्दी हो सके उस लड़की के बारे में पता करके बताओ। सानिया किस लड़की को ढूंढने की बात कर रही थी? क्या अभय का इस बात से कोई लेना देना है? सभी बातों से बेखबर अभय अगले दिन सानिया के बताए टाइम पर होटल ओबरॉय पहुंच गया। एक लग्जूरियस प्राइवेट सूट में पहुंचने के बाद अभय ने देखा कि वहां कामिनी उसका वेट कर रही थी। कामिनी, आई एम श्योर अभय, तुम यहाँ मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आओ बैठो। अभय, हाँ, पर तुमने बुलाया है तो कोई जरूरी काम ही होगा कामिनी। कामिनी, तुमसे मिले और बात किए 9 साल हो गए हैं अभय, क्या मैं तुम्हें थोड़ा चिट चैट के लिए नहीं बुला सकती? पुराने टाइम की तरह ही साथ चाय पिएंगे और बातें करेंगे। कामिनी ने एक चाय का कप अभय को पकड़ाया तो अभय एक ही घूंट में सारी चाय पी गया। कामिनी ये देखकर चौंक गई थी। कामिनी, तुम काफी बदल गए हो अभय, तुम्हें चाय तो बहुत पसंद हुआ करती थी, आज लगा कि जबरदस्ती पी है। अभय, वक्त के साथ लोग बदलते हैं कामिनी, और उनकी आदतें भी। दीपक की फैमिली। एक्चुअली दीपक को चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी चाय की दीवानी थी, और उससे बात करने के लिए दीपक जबरदस्ती चाय पीता था, पर आज वो दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अभय ने कामिनी का मन रखने के लिए चाय पी ही ली। कामिनी ने अभय को देखकर एक फीकी स्माइल दी और फिर सानिया से बोली, सानिया, सॉरी, पर क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे और अभय को अकेला छोड़ सकती हो? सानिया ने अभय को देखा और फिर रूम से बाहर चली गई। कामिनी, अभय, मेरी शादी दीपक से होने वाली है। अभय, कल बताया था दीपक ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी अचानक से शांत हो गई, फिर एक गहरी सांस भरकर बोली, मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही अभय, मुझे तो दीपक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बिना प्यार की शादी सिर्फ एक समझौता है। अभय, तो शादी क्यों कर रही हो उससे? मना कर दो। कामिनी, नहीं कर सकती, फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दीपक ने कहा कि अगर मैंने उससे शादी की तो वो हमारे बिजनेस में सपोर्ट करेगा, अब मना किया तो सब नाराज हो जाएंगे मुझसे। ये सुनकर अचानक ही अभय के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिससे न केवल वो और कामिनी भी हैरान रह गई। अभय, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? कामिनी चौंककर बोली, तुम क्या हेल्प करोगे अभय? अगर 9 साल पहले जो तुमने किया वो नहीं किया होता तो आज तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की रेप्यूटेशन खराब ना होती, शायद तब तुम कुछ हेल्प कर पाते। अभय का सच उसके नाइट वॉचमैन ग्रुप के अलावा कोई और नहीं जानता था। अभय किसी को बताना भी नहीं चाहता था, पर इस वजह से लोगों में उसको लेकर कई गलतफहमियां थी। अभय, तुम उसकी चिंता मत करो कामिनी, वो मैं देख लूंगा, पर मुझे एक बात नहीं समझ आई, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, इतना कुछ होने के बाद भी? कामिनी, अभय कॉलेज में तुमसे हर बात शेयर करता था,
कल जब तुम्हें इतने साल बाद फिर से देखा तो तुमसे बात किए बिना रहा नहीं गया। हालांकि कॉलेज में जो तुमने किया वो गलत था, पर अब जो हो गया सो हो गया। मैंने सानिया से कहा है कि ऑफिस में वो तुम्हें काम की अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे। आई होप तुम अब बदल गए होंगे। अभय को मन ही मन कामिनी की बात पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर यह झलकने नहीं दिया। अभय, ठीक है कामिनी, मैं ध्यान रखूंगा। कामिनी, दीपक को पता चला कि मैं तुमसे मिली हूं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चलते हैं। दोनों बाहर निकले तो सानिया बेचनी से उनका इंतजार कर रही थी। कामिनी बाहर निकली तो सानिया अभय से बोली, सानिया, क्यों बुलाया था कामिनी ने अकेले में तुम्हें? तुम लोग तो 9 साल से मिले भी नहीं, फिर ऐसी क्या सीक्रेट बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी? अभय उसे छेड़ते हुए बोला, कहीं से जलने की स्मेल आ रही है, तुम्हें कहीं धुआं दिख रहा है क्या सानिया? सानिया चिढ़कर बोली, मैंने तो ऐसे ही पूछा, तुम अब मेरे फियांसे हो अभय, तो तुम्हारा प्रोटेक्शन करना मेरा काम है, क्योंकि तुमसे खुद तो कुछ होगा नहीं। अभय, ओह थैंक यू सानिया, पर मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा डर लगता है। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो भी तो नहीं पता मुझे। सानिया, इसलिए तुम्हें 2 घंटे पहले छुट्टी दे रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पापा के क्लब जा रही हूँ, और वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अभय, नहीं होगा काम, पर मुझे तुम्हारी फ्रेंड्स से मिलना है। क्या तुम्हें मुझे अपनी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आ रही है सानिया? सानिया, वहाँ किसी का भी मेल फ्रेंड नहीं होगा अभय, केवल तुम जाओगे तो लगेगा कि तुम बहुत पॉसेसिव या फिर चिपकू हो, और पापा की क्लब है तो ऑलरेडी 9-10 बॉडीगार्ड्स मेरे आगे पीछे घूम रहे होंगे, कम से कम तुम तो बख्श दो। अभय ने बॉडीगार्ड्स की बात सुनी तो सानिया की सेफ्टी को लेकर अश्यो हो गया, और सानिया को उसकी कार में ड्रॉप करके वहां से पैदल ही निकल गया। वो सड़क पर चल ही रहा था तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभय पीछे मुड़ा तो देखा वहां 2 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक ने कहा, अभय, तुम्हें राज सर ने बुलाया है। राज नाम सुनते ही अभय को याद आया कि ये तो वही था जिसने उस दिन सानिया को ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोपोज किया था और सानिया ने उसे ठुकरा दिया था। अभय वैसे भी उससे मिलना चाहता था ताकि उसे समझा सके कि वो सानिया से दूर रहे। अभय, चलो जहां चलना है। ये सुनकर वो दोनों आदमी हैरान रह गए। उन्हें जैसा अभय के बारे में बताया गया था उस हिसाब से उन्हें उसे लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन अभय तो खुद चलने के लिए तैयार हो गया था। अभय चुपचाप उन दोनों आदमियों के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में तीनों एक गराज के बाहर पहुंचे। बाहर कई लग्जरी कार्स खड़ी थी। अभय जब अंदर घुसा तो देखा कि बाहर से छोटा सा दिखने वाला गराज अंदर से बहुत बड़ा था, और उसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। लाउड म्यूजिक बज रहा था और वहां काफी लोग इकट्ठा थे, कई लड़के और कई लड़कियां। राज एक बड़े से सोफे पर बैठा था और उसके पास दीपक भी था। अभय को दीपक को वहां देखकर हैरानी हुई। दीपक की गोद में शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की बैठी थी और दीपक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा था। दीपक भी अभय को देखकर कुछ अनकंफर्टेबल हो गया। तभी उसकी नज़र अनुराग और सूर्या पर भी पड़ी। ये सोचकर कि आज तो अभय का बैंड बजने वाला है, दोनों मुस्कुरा रहे थे। अभय, ओह तो सारे नमूने यहाँ इकट्ठा हैं, महामूर्ख सम्मेलन चल रहा था क्या? राज गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे सामने ब्लू स्टार कंपनी का वारिस राज राव बैठा है, अपनी औकात में रह। अभय, होगा तू ब्लू स्टार का वारिस, पर सानिया को तो नहीं पटा पाया, इसलिए तू मेरे सामने औकात की बात मत ही कर। दीपक जो अभय से दुश्मनी पाले बैठा था राज को भड़काने लगा। दीपक, राज, तुम्हारी और विशाल राठौड़ की फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से तो तुम ही सानिया के लिए परफेक्ट मैच हो। आज इसका यही काम तमाम कर दो, फिर तो सानिया के लिए तुम ही बचोगे। राज, ठीक कहा दीपक। सुन अभय, तेरे आने से पहले मेरे और सानिया के बीच सब सही था। बचपन से एक दूसरे को जानते हैं हम, पर तूने सब बिगाड़ दिया, और मीडिया के सामने मेरी इज्जत गई वो अलग। आज तुझे समझ आ ही जाएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है।
अभय, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुत्ता भौंक रहा है? अभय के ऐसा कहते ही एक आदमी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही अभय पर वार करने लगा तभी राज चिल्लाया, राज, रुको, मैंने कहा तुम्हें कुछ करने के लिए, पीछे हटो। वो आदमी पीछे हुआ तो राज ने एक गिलास में बोतल से विस्की डालते हुए अभय की तरफ बढ़ा दी। राज, क्या बात है? आज तक यहाँ आकर किसी ने मुझसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, पर तुम में कुछ तो बात है यार, लो ये विस्की पियो। राज को ऐसा करते देख सभी हैरान थे, पर राज का कुछ और ही प्लान था। उसने अचानक से अभय के मुंह पर विस्की का ग्लास दे मारा। अभय के होंठ से खून निकलने लगा। सभी ये देख हंसने लगे। अभय मुस्कुराया और फिर उसने जो किया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अभय ने राज के हाथ से बोतल छीनी और उसे राज के सिर पर फोड़ दिया, फिर अपनी हथेलियों के बीच राज का सिर जोर से दबाया और टेबल पर दे मारा। राज अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अभय, ओ नो, अगर 3 साल पहले ये किया होता तो राज अब तक मर गया होता। अभय का इतना कहना ही था कि तभी राज के सिर से खून की धार बहने लगी। अभय ने सभी की तरफ देखा तो सब एक कदम पीछे हो गए। लड़कियां खून देखकर रोने चीखने लगी। तभी दीपक कुछ कहने ही वाला था लेकिन अभय ने जो किया उसे देखकर चुप हो गया। अभय, ओह, चोट काफी लगी है तुम्हें राज, इन्फेक्शन न हो जाए, चलो दवाई लगा देता हूँ। अभय ने ऐसा कहकर विस्की की एक बोतल उठाई और राज के सिर पर उंडेल दी। दर्द और जलन के मारे राज चीख पड़ा। ये देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अभय इतना खूंखार निकलेगा, किसी ने ये सोचा तक नहीं था। अभय, किसी और को मेरे साथ विस्की पीनी है। सूर्या, आओ तुम पियो। किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सूर्या के पसीने छूटने लगे। अभय ने अपने होंठों का खून साफ किया और वहां से निकल गया। राज को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दीपक भी उसी के साथ था। राज का ट्रीटमेंट करके उसे बाहर लाया गया। दीपक, राज, तुम ठीक हो? अभय कई साल जेल में गुजार कर आया है। वहां क्रिमिनल्स के बीच रहकर पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा। तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था। क्यों ना किसी गुंडे को पैसे देकर उसका कोई इंतजाम करवा दिया जाए। ऐसे लोगों को अभय जैसे लोगों से डील करना आता है। राज, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो दीपक, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। अभय पछताएगा। दीपक ये सुनकर बहुत खुश हो गया। राज का इस्तेमाल करके वो अभय को कामिनी की लाइफ से भी निकाल फेंकना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वहां सूर्या अभय से बहुत डर चुका था। जिस अभय को उसने कमजोर समझा था वो तो बहुत ही निर्दयी था। अगर उसने सूर्या के साथ ऐसा किया होता तो सूर्या अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी उसके फोन पर रिया का फोन आने लगा। रिया, तुम कहाँ रह गए सूर्या? हम सब कब से मम्मी के घर पर डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सूर्या, रिया, मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। रिया, अरे पर तुमने पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मम्मी को प्रेरणा के बारे में बात करनी थी, उसके लिए कोई जॉब देखी तुमने, और तुम आज मुझे वो डायमंड नेकलेस भी तो देने वाले थे। आज नहीं आओगे तो कब दोगे? सूर्या ने गुस्से में कहा, तुम तीनों माँ बेटी को बस पैसा ही दिखता है। मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे और तुम्हारी फैमिली से रिया, तुम मतलबी और लालची लोग हो। रिया सूर्या को अचानक गुस्से में देखकर हैरान रह गई। वो तो हमेशा से सूर्या से कुछ न कुछ मांगती ही रहती थी, फिर आज अचानक से सूर्या को क्या हो गया था। रिया, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो सूर्या? तुम्हारी मुझसे शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। महंगे गिफ्ट्स, डिनर्स से इम्प्रेस किया था तुमने मुझे। सूर्या, हाँ, गलती मेरी ही थी रिया, और उसे आज सुधार रहा हूँ। मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ। मेरे सारे गिफ्ट्स, कार और पैसे वापस चाहिए मुझे। ये कहकर सूर्या ने फ़ोन काट दिया और रिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सूर्या भी रिया को यूज़ ही कर रहा था और आज तो अभय का खूंखार रूप देखकर डर गया था। उसे रिया से दूर जाने में ही भलाई नजर आई, लेकिन सारा इल्ज़ाम उसने डाल दिया रिया के सिर। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।